My name is Shiraz, already you know about. So it's been like 13 years in the industry. अच्छा मेरे करियर में जो थोड़ा सा मेरा जो जर्नी रहा है, I started in the corporate sector, half of the experience with the corporate और फिर half of the IT sector. So it's a mix of thing which I'll discuss. और specifically जो topic हम लोगों ने आज choose की HR business partner, that is actually being relatable. कि यार कॉर्पोरेट में एचआर का क्या रोल है और आईटी में क्या है, और फिर बिजनेस पार्टनरिंग के तौर पर क्या एचआर कैसे रोल परफॉर्म कर सकता है. बिजनेस पार्टनर इज समथिंग वेयर यू आर डायरेक्टली एडिंग द कैश वैल्यू इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मली आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट डिपार्टमेंट समझा जाता है और खर्चे का डिपार्टमेंट है, जिस वजह से आपकी वैल्यू नहीं, मतलब एज एन इंडिविजुअल उस डिपार्टमेंट की वैल्यू वो नहीं रहती. बट इन आई सेक्टर, बिकॉज माई मोर एक्सपीरियंस इन आई, कैसे आप एज एन एचआर बिजनेस पार्टनर अपनी डायरेक्ट वैल्यू बना सकते हैं. यू नो व्हेन यू गो फॉर एज एचआर बिजनेस पार्टनर, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का होता है यार अच्छा मैं इतने बंदे हायर कर लिए, मेरा ये है कि मैं रिटेंशन कर लेता हूँ, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है उसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता हूँ. असल में अगर आप देखें द मेन पर्पस दैट हिट टू द ओनर और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो एचआर का होता है वो है दैट्स डेवलप अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर. कि आप ऐसा कल्चर बनाएं जहां पे लोग रिटेन भी रहें, काम भी करें, खुश भी रहें और आउटपुट भी दें. सो दैट्स द मेन पर्पस. अगर आप इस चीज को फोकस करते हैं ना, ऑटोमेटिकली योर ऑल एक्टिविटीज विल बी डन. क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट भी हो गई, आपने एंगेजमेंट भी कर ली, लोगों से आउटपुट भी ले लिया, उनको रिवॉर्ड भी कर दिया. अल्टीमेटली यू आर द विनर. जस्ट फोकस ऑन दीज 4 वर्ड्स एंड यू विल डेफिनेटली यू क्रिएट द that performance oriented culture into the organization. अच्छा एचआर को ना हमने जरा कंसाइज किया. बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कहता है जी कम्युनिकेशन है, कुछ ओडी है, कोई ट्रेनिंग है, कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक. हमने इसको थोड़ा सा कंसाइज किया, एचआर को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. बस ये 3 चीज़ें हमने याद रखनी है एंड दैट्स योर ओवरऑल एचआर कवर. ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट. एचआर खत्म. ठीक है जी. सो दैट्स हाउ वी नीड टू वर्क ऑन दी एचआर. और हम इन तीनों टॉपिक्स को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ टैलेंट एक्विजिशन वर्क, क्या स्ट्रैटेजीज हैं. कि आप ये समझिए कि एक कंपनी है वो बनने जा रही है और उसमें आपने ये तीनों डिपार्टमेंट्स डेवलप करने हैं एज एन एचआर बिजनेस पार्टनर और हेड ऑफ एचआर. सो हाउ यू कैन एक्चुअली इनिशिएट और कैसे उसके अंदर आप ये रोल प्ले कर सकते हैं. सो इन 3 टॉपिक्स पे वी विल गोइंग थ्रू. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, anybody who is talent acquisition, what is talent acquisition, what's the process of talent acquisition? Actually this is the right definition you have told, the right person at the right place at right time. But आप समझ लें कि this is a recruitment and selection which is like 70% of the process. Talent acquisition include to make sure the person is being inducted into the organization correctly. How it actually modern do that, modern HR. The process is correct, right person on right job at right place. I was working in Hilti, so Bruno was there. He is actually the country head of, he was actually the, MENA region head, जिसमें 14 countries आते हैं. And he said to me, Shiraz, we fired our best salesperson in Dubai. And I was like, why? कहता है, he was the best salesperson, bring the, right money for the company, but his attitude is not right. Because he degrades the other salespeople when he achieved that. So he's not the right person. Right? He could be the best person, but not the right person. So talent acquisition is actually bringing the right person. Now, not only bringing, but make sure that is being inducting into the organization is actually the talent acquisition. That's. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा formalize perspective में अगर देखते हैं तो normally हम लोगों की जो recruitment activities है उसमें we select, we actually start sourcing the CVs. आती हैं, फिर स्क्रीनिंग करते हैं, देन गो फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू करवा के टेस्ट वगैरह करवा के वील हैंड ओवर टू द डिपार्टमेंट कि यार ये आपका बंदा आ गया और अब आप इसके साथ करें. दैट इज एक्चुअली कन्वेंशनल एचआर जो आपने बुक्स में भी पढ़ा है. अब टैलेंट एक्विजिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट एक्चुअली एक्सटेंडेड. एक बंदा आ गया है, उसकी प्रॉपर इंडक्शन, ही और शी नोज कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, ही इज सेटल विद द मैनेजर्स, विद द टीम, विद द वर्क, और कंफर्मेशन के प्रोसेस तक ये पूरा टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस है. सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड टैलेंट एक्विजिशन. देखें, अगर एक बंदा टर्मिनेट होता है ड्यू टू परफॉर्मेंस इन द कंफर्मेशन प्रोसेस, इन द प्रोविजन, तो इसमें मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टू द टैलेंट एक्विजिशन बिकॉज द पर्सन इज नॉट, more chances the right fit is not hired for the company. So that's why the talent acquisition come into that. So ये एक bottom line difference है. In the very first time. Yes, so it's mean the problem is at judging, which is at talent recruitment side. So that's why it comes to the talent acquisition side. Yes, yeah. So that's the talent acquisition concept जो modern world में that's. अच्छा, इस पूरे concept को ना एक बड़ा important, जो सबसे important point है,
इस पूरे प्रोसेस को, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार पहले हेड काउंट प्लानिंग होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जेडीज बनती हैं, एंड जेडीज के बाद फिर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट सीवी ब्ला 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 करते करते, एंड देन विल से कि अच्छा जी फिर न्यू ओरिएंटेशन और कंफर्मेशन का प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर आप देखें तो डिजिटलाइजेशन के दौर में ब्रांडिंग है कि भाई एक बंदा आया है, उसको वेलकम किट मिली है, उसने लिंक्डइन पे जाके पिक्चर लगा दी। तो ब्रांडिंग इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपने कभी नहीं भूलनी। इफ यू वांट टू एनहांस और स्ट्रॉन्ग योर टैलेंट एक्विजिशन, यू नीड टू ब्रिंग द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव इनटू दैट। अच्छा, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि यार एक बंदे ने ज्वाइन किया है तो उसको आपने किट दी है और उसमें बोतल भी है कंपनी की, उसका मास्क भी लगा है, डायरी है। नो, एवरी स्टेप इज दी ब्रांडिंग। हाउ आप कैंडिडेट को ईमेल कर रहे हैं ना इंटरव्यू इन्विटेशन के लिए, उसमें अंग्रेजी कैसी लिखी है ना, वो भी ब्रांडिंग है। दैट्स द इंपॉर्टेंट फ्रेंड। सो दैट्स टैलेंट एक्विजिशन कम इन, कि आपने एक एक चीज, एक एक फैक्टर को देखना होता है, एवरी स्टेप इंक्लूडिंग द ब्रांडिंग ऑफ द कंपनी। सो दैट्स द टैलेंट एक्विजिशन, द राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट टाइम, एंड मेक श्योर द पर्सन इज बीइंग इंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। दैट्स द टैलेंट एक्विजिशन। ऑब्वियसली दैट्स अ फैक्टर। अब तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू या इंटरव्यू वैल्यूएशन करते हैं तो 70-30 होता है। इट्स अ व्हाट पार्ट एंड अ हाउ पार्ट। व्हाट इज कि उसने करना क्या है, हाउ इज द पर्सनालिटी एंड द वैल्यू पार्ट, दैट्स कम इनटू दैट। एज ए रिक्रूटर सीवी को 30 सेकंड से ज्यादा रिक्रूटर नहीं देता, ठीक है। उसको हायर करना तो बहुत मुश्किल है, आप 7 स्टेप से गुजारते हैं यार, टेस्ट भी होगा, पर्सनालिटी ट्रेड भी होगी, सारा, फिर बंदा गलत निकलता है, टर्मिनेशन हो रही होती है, देयर इज। बट अल्टीमेटली जो सीवी स्क्रीनिंग है ना, दैट्स टेक। देखिए सीवी स्क्रीनिंग किस तरह होता है, ओपनली स्पीकिंग, आजकल डिजिटल का दौर है, डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं, आपका पिक्चर आती है, आपने लेफ्ट करना है या राइट करना है, अगर आपको पसंद आ गई है तो राइट कर दे, नहीं तो लेफ्ट कर दे। सीवी भी स्क्रीनिंग इस तरह है। अब सीवी आई है, अगर आपको अच्छी लगी 30 सेकंड में, नहीं तो बाहर। दैट्स हाउ इट इज, क्योंकि इतना ज्यादा ये फास्ट डिजिटल वर्ड चल रहा है। सो दैट्स हाउ इट गोज। जी सर, सो दैट्स अ टैलेंट एक्विजिशन, विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज यही कोर्स आप पढ़ेंगे, यही पॉइंट्स हैं जो कि डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, इट्स अ राइट डेफिनेशन कि व्हेन द टैलेंट बिकम द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, how to manage it, retain it, grow that talent, and ultimately manage the output is actually the talent management. अब थोड़ा सा बुकिश टाइप पे देख लेते हैं यार कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जिसको विल सी, और फिर आगे जाके आपने किस तरह पढ़ना है। नॉर्मली हम मैनेज करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू, बिकॉज उसमें ये कि until unless you don't know कि what expectation from an, अच्छा why performance management, कोई मुझे ये बता सकता है मैं बोलने से पहले कि हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन में करते क्यों हैं, इन जस्ट वन लाइनर, लंबी स्टोरी नहीं। आई विल से कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसलिए की जाती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर नहीं ना कर सकते, उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, तो वी नीड टू मेजर दैट एंड देन मैनेज दैट, दैट्स द रीजन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसको अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो दैट वर्क्स इन द सेम वे। सो दैट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के we actually measure performance to manage that performance, that's performance। फिर उसके बहुत सारी methodologies हैं, वो फिर हम एक अपने अलग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कोर्स में we'll study कि how we can manage, कि यार किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल यूज़ करती हैं। नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी होती है कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, एक आपकी होती है एम्प्लॉय ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ स्टार्टअप्स होते हैं। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो डिफरेंट है। जो कस्टमर ड्रिवन होती है ना, उसमें नॉर्मली आपकी कॉम्पिटेंस बेस्ड परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। आप लोगों के प्रैक्टिकली भी यूज़ किया होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि यार अच्छा मेरा अगला काम क्या है, आपको कस्टमर बताता है यार ये काम करके देना है, तो दैट्स वाई कस्टमर। तो आपने कॉम्पिटेंसीज डिफाइन कर दी हैं कि यार ये कॉम्पिटेंसीज हैं जिसकी बेस पे आपने परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें क्लाइंट आता है और वो बताता है यार 3 महीने का ये प्रोजेक्ट है, आपने ये करना है। अब हम जज नहीं कर सकते कि अगले 3 महीने बाद कौन सा प्रोजेक्ट आना है। सो बट वी डू इज कैसे, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके पास ये स्किल सेट होने चाहिए जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डिफाइन करें। सो ये कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एम्प्लॉय ड्रिवन वो होती हैं जहाँ पे इनोवेशंस आती हैं कि अच्छा यार वी आर कमिंग अप विद समथिंग, यू नो द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू सेल, जिस तरह नॉर्मली FMCGs वगैरह होती हैं। सो दे कम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि इस प्रोडक्ट को इस तरह चेंज किया जाए तो मार्केट में सेल होती है। तो एम्प्लॉयज एक्चुअली कमिंग अप विद समथिंग इनटू द मार्केट, तो उसमें फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज होते हैं परफॉर्मेंस के। नॉर्मली आपका जो MBO मेथड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वेयर एम्प्लॉय कम अप विद देयर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड देन गो फॉर दैट। और फिर जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें नॉर्मली आपका सिंपल रेटिंग स्केल यूज होता है कि अच्छा यार ये सिंपल टास्क है और इस पर 1 to 5 आप इसको कर दें, देयर इज नो डिटेल, क्योंकि स्टार्टअप्स में परफॉर्मेंस या जो आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस है ना, वो वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि एवरी डे स्टार्टअप इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। अगर आप प्रैक्टिकली उसमें जाके काम करें ना, तो आज रिक्वायरमेंट कुछ और है, अगले हफ्ते कुछ और है, उससे अगले, तो दैट्स व्हाई। सो अभी दैट्स जस्ट अ जनरल ओवरव्यू, बट वील हैव अ डिटेल कि यार 10, 12, 15 क्या
स्टाइल्स हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के और कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, दैट्स वी स्टडी इनटू दैट्स अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो नॉर्मली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देयर आर 3 स्टेप्स. ठीक है जी, अलाइन, रिफाइन और असेस. आप कहीं पे भी जाके किसी भी टाइप की परफॉर्मेंस रिव्यू में ये तीनों स्टेप लगा सकते हैं. ये एक जेनेरिक, ये आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू का. अलाइन इज व्हेन यू आर अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल, जहाँ पे जिसको गोल सेटिंग कहते हैं. इसके डिफरेंट स्ट्रैटेजी हैं. आप स्मार्ट गोल सेट कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज डिफाइन कर सकते हैं. सो दैट्स वेरी यू डू दैट. रिफाइन इज समथिंग कि यार आप विद अ इंटरवल ऑफ टाइम आप देखते हैं यार फॉर एग्जांपल क्वार्टरली 3 महीने के बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस रही और मार्केट में बिजनेस की क्या चेंज आई, तो आपके गोल्स को थोड़ा रिफाइन किया जाता है. एंड असेस इज कि जब आपका पूरा एक टेन्योर गुजर गया फॉर एग्जांपल 1 ईयर, सो आप पूरे साल की परफॉर्मेंस असेस करते हैं. अब इस स्ट्रैटेजी को या इस पूरे साइकिल को किसी भी मेथड पे अप्लाई कर दें, वो दैट्स वर्क इनटू दैट. सो दैट्स अ जेनेरिक परफॉर्मेंस रिव्यू मेथड. दिस इज अगेन वही प्रोसेस एंड दैट्स गो पर्टिकुलरली. टैलेंट डेवलपमेंट वाली साइड पे आते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लोग ज़्यादा बैठे हैं, दे हैव मोर एक्सपीरियंस. सो इट्स मोर ऑफ द development side where you actually give the chance to the people to get developed, because once they come into the organization they perform. आपने उसकी performance appraisal की, performance review किया, now they need next development. So कैसे development की जाए, there is a multiple methods. Normally अगर आप देखें तो जो structured learning होती है, normally जो e-learning या workshops होते हैं, उसका 10% रोल होता है when you going to develop the people. 20% रोल आपका आ जाता है normally learning from others. When you are working with the people, तो वो एक बेटर सोर्स होता है टू लर्न दैट. और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज ऑन द जॉब लर्निंग इज बेस्ट. अगर आप आज क्लासरूम में बैठे हैं ना, तो एक रिसर्च के मुताबिक ओनली 10% विल रिमेन इन योर माइंड जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, और फिर एक हफ्ते बाद शायद 1% दैट विल रिमेन इन योर माइंड. सो इसलिए दैट्स हाउ इज एक्चुअली वर्क इनटू दैट. सो नॉर्मली इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आप अपनी जॉब और कल्चर को ऐसा बनाते हैं कि लोग ऑन द जॉब ज्यादा लर्न करें. That's how you go for that. So that's on the job training is more effective into that particular domain. So in that talent development, talent को कैसे develop किया जाए, क्या strategies हैं, we'll study that particular domain into our development. ये एक छोटा सा कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि आप सॉफ्ट साइड पे कर सकते हैं, जैसे लीडरशिप साइड पे है, मैनेजमेंट लेवल्स पे ट्रेनिंग होती है, दैट कुड वर्क इनटू दैट. जस्ट एन एग्जांपल आई हैड दैट टू हैव एन आइडिया. एम्प्लॉय एंगेजमेंट, नाउ फ्रॉम योर साइड, व्हाट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट? एवरीबडी नोज, और मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों ने डिस्कस भी किया था. अभी किसी ने, बल्कि हसन आपने कहा था कि आप लोगों से पूछिएगा कि यार पॉलिटिक्स कैसे हैंडल होती है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो विद माई एक्सपीरियंस आई लेट यू नो कि यार पॉलिटिक्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप इंडिविजुअल लेवल पे. बस आप अपने माइंड में ये बात रखें कि जो बात आप कंपनी के CEO के सामने कर सकते हैं, आपने बाकी भी एम्प्लॉयज़ के साथ वही करनी है. कभी कोई आपकी टांग नहीं खींच सकेगा. दैट्स ऑल. देयर इज नो अदर वे यू कैन, देयर इज नो वे कि आपको कोई पॉलिटिक्स पे कर सके. दैट्स, अगर आप वो बात पर्टिकुलरली आप अपनी जो कम्युनिकेशन है दैट्स हैंडल दैट, तो आपके हाफ और मोर देन द पॉलिटिक्स दैट भी, बिकॉज आपकी बातें ही आगे जाती हैं जो कि पकड़ी जाती हैं. सो यू दैट्स वन पार्ट यू एक्चुअली कैन हैंडल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मलाइज योर कम्युनिकेशन. बस जब भी किसी से बात करें तो आप समझे 2 बंदों में तीसरा बंदा है या नहीं है, वो आपका CEO है. इसलिए मैंने आपसे बात किया कि ये कंट्रोल इस तरह होती है व्हेन यू कंट्रोल योर कम्युनिकेशन. सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है ना, वो कम्युनिकेशन पकड़ी जाती है. आप देखें, कोई भी आपके अंदर नहीं होता कि आप अंदर से क्या बात करें. आप तो इफ़ यू ब्लंटली से समथिंग, तो अगले ने उसको रिसीव करके कैसे आगे कम्युनिकेट करना है, दैट्स द मैटर जो आगे जाती है. सो नॉर्मली व्हेन यू गो फॉर द टैलेंट मैनेजमेंट, तो कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसमें आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखनी है, टैलेंट डेवलपमेंट पे हमने डिस्कस किया. फिर आपकी एम्प्लॉई एंगेजमेंट की कल्चर है जिसमें आपका फॉर्मल इनफॉर्मल है. एंगेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना, वो चैलेंजिंग जॉब होता है. इफ़ यू गिविंग पीपल चैलेंजिंग जॉब और उनको सर उठाने का टाइम ना दें, लोग नहीं देखते इधर उधर. जब मुझे समझ आएगी यार मैं रिपीटेटिवली काम करी जा रहा हूँ सेम एंड माय डेवलपमेंट इज नॉट देयर, काम में इतनी सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है, तो पीपल स्टार्ट लुकिंग आउट ऑफ दैट. सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट फैक्टर. द चैलेंजिंग जॉब इज व्हाट दैट इट इज. ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ चेक कुछ होते हैं कि यार एज एन HR ऑल द टाइम यू नीड टू बी, देखिए एज एन HR यू आर द डॉक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यू नीड टू बी हैंड ऑन द पल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो यू नीड टू हैव अ चेक. वो क्वार्टरली सर्विस भी हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल मीटिंग्स भी हो सकती हैं. देयर इज अ मल्टीपल मेथड दैट यू कैन यूज टू गो फॉर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ चेक. एंड देन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनिंग एंड प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग. वो जो पॉलिटिक्स की भी बात है कि आप स्ट्रक्चर इतना फेयर क्लियर रखें इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट कि पीपल फील कि यार मेरे साथ फेयर एटीट्यूड हो रहा है, एंड दैट कंट्रोल दैट. स्पेसिफिकली यू विल गो फॉर दैट रिवॉर्ड मैनेजमेंट. नाउ व्हाट हैपन इज, बंदा आ गया, हमने टैलेंट एक्विजिशन की पूरी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर ली, बंदा आके उनसे काम भी करवा लिया, काम भी मैनेज हो गया, अब उसको रिवॉर्ड करना है. तो रिवॉर्ड्स की 2 टाइप्स हैं.
जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उसे बना दिया। यस, दो टाइप्स हैं। आप एक फिजिकल अवार्ड्स देते हैं एंड देन यू विल गो फॉर दी आप कह सकते हैं अप्रिसिएशन अवार्ड। सो डेफिनेटली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इज दी दैट्स अप्रिसिएशन अवार्ड दैट कैन बी गो एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कैन बी पर्टिकुलरली यूज्ड। Exactly, these are the two terms that is being used. So ये details में like compensation and benefit में आप payroll, performance incentive, bonus, that's what you. But recognition appreciation में long employee awards, long service awards, celebrations and everything else. कुछ HR के trends हैं which I would like to discuss quickly before winding up this that. So ये 4-5 चीज़ें जिसको हमें देखना है। Ethical leadership. Ethical leadership जो है ना, it doesn't mean it's a leadership कि आपका कोई 10, 12, 15, 20 साल का experience है, you become leader. Ethical leadership is something when you see something wrong that might not harm you or that does not belong to you, but you take a step to make it correct, right? मैं आपको एक इसकी ना पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ, implement that, आपको हेल्प आउट करेगा। और ये HR का रोल है ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर वो चीज़ आपसे रेलिवेंट नहीं भी है और वो गलत है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यू नीड टू रिपोर्ट दैट और स्टॉप दैट। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं यार रेस कोर्स में एक बार मैं जा रहा था, सो वरना जॉगिंग के टाइम, सो आई सी के यार एक भाई साहब आ रहे थे और वो कॉल पे बात कर रहे थे और साथ उनके ना 3 साल का एक बच्चा था, 3-4 साल का होगा, जो स्केटिंग करता आ रहा था और वो अपनी कॉलिंग पे मसरूफ थे एंड ही वाज लाइक ट्राइंग टू स्केट दैट, और वो 2 दफ़ा गिरा। तो तीसरी दफ़ा जब अगेन ही ट्राई टू दैट, तो आई स्टॉप हिम। सो उस बच्चे को चोट लगने से मेरा कोई लगने ना लगने से मेरा नुकसान नहीं है, बट एज ए एथिकल लीडर फॉर द सोसाइटी आई नीड टू स्टॉप हिम। So ये अब आपका काम है। That's a practical example when in organization you see something which is not going to impact you beneficially or anything, but you need to stop that, क्योंकि organization के culture में ये चीज़ आती है। This is the ethical leadership that comes into. Second हमारा anti-fragile personality. Anti-fragile personality normally ये होती है कि एक personality type होती है resilience. Resilience ये होती है कि when you go down, so उस situation से up जो लोग आ जाते हैं, that's a resilient. एंटी फ्रजाइल होती है कि व्हेन यू गो डाउन यू डोंट कम बैक टू योर राइट पोजीशन बट ऑन अपर साइड, कि आप उस एक्सपीरियंस से सीख के ना वहां बल्कि उससे ऊपर आते हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव कि यार अच्छा ठीक है, अभी some politics happen, something happen, a task given to me or anything happen into you in the organization and you actually gone onto the back. अब आप जब वापस आए तो सेम पे ना आए, on the next level you come into that. That's the anti-fragile personality that develop into that. Hybrid office, बिकॉज आई बिलोंग्स टू IT, तो आजकल हाइब्रिड ऑफिस का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा है। इफ़ आई टॉक तो मेरी कंपनी में इस वक्त 350+ लोग हैं, लेकिन मेरे ऑफिस में बैठने की जगह 150-170 की है। ठीक है जी, तो हाउ वी आर मैनेजिंग हाइब्रिड ऑफिस, तो इसके लिए आपने अपने आप को डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार करना है कि हाउ डिजिटली यू कैन एक्चुअली हैंडल द पीपल एंड गेट द वर्क फ्रॉम द पीपल। सो दैट्स अ फ्यूचर, दैट्स कमिंग इन। एंड देन मोर नर्चिंग देन पॉलिसिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग कहते हैं यार ये तो पॉलिसी में लिखा है ऐसे ही होगा, नो, यू नीड टू ट्रेन द पीपल, यू नीड टू एजुकेट द पीपल, you need to make people understand how this policy is beneficial for both, for employee and that for the company, rather than just कि यार ये सिर्फ कंपनी की पॉलिसी और बस ये ऐसे ही होगा। So that's you need to come into that. So ये 4 trends हैं which I believe कि if we try to bring into our personality while working as an HR, तो that's help to execute the job better. That's I come up with my experience that. Yep, that's all. Thank you. Yep.